गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 6.1 सी.वी. रमन है ना, ये रीड करेंगे। तो इसके लेखक हैं अरविंद गुप्ता जी। अरविंद गुप्ता भारत में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और शैक्षिक खिलौने बनाने के लिए मशहूर हैं। वे लेखन व अनुवाद भी करते हैं, है ना। वे लिखते भी हैं और अनुवाद भी करते हैं। उनकी लोकप्रिय वेबसाइट arvindgupta.toys.com पर खिलौनों और पुस्तकों का विशाल भंडार है। अपने काम के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें बच्चों में विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार 1988 शामिल है। भारत सरकार का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार। तो आज वैज्ञानिक प्रयोगशाला में अंधाधुंध पूंजी निवेश और परिष्कृत उपकरणों का बोलबाला है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रयोगशाला में सबसे महंगा और कीमती उपकरण आज भी मनुष्य का दिमाग है ना। प्रयोगशाला है, इसमें क्या बोलते हैं, इतने सारे जो हैं, इतने सारे प्रयोग होते हैं। तो इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रयोगशाला में सबसे महंगा कीमती उपकरण क्या है, मनुष्य का दिमाग। इस बात की सच्चाई का प्रमाण हमें सी.वी. रमन के जीवन से मिलता है। वे अकेले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत में विज्ञान के क्षेत्र में किए गए शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिन अल्प विकसित उपकरणों का उन्होंने अपने शोध में उपयोग किया, अल्प विकसित है ना, मीन्स कम होता है, तो अल्प विकसित उपकरणों का उन्होंने अपने शोध में उपयोग किया, अपने खोज में, रिसर्च में जो उन्होंने उपयोग किया, उनकी कीमत 200 रुपये से भी कम थी, है ना। उनकी कीमत 200 रुपये से भी कम थी। इस विलक्षण वैज्ञानिक का जन्म, सी.वी. रमन जी का जो जन्म है, विलक्षण, अत्यंत प्रतिभाशाली, जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ। उनके पिता भौतिक विज्ञान और गणित के व्याख्याता थे। रमन को बचपन से ही विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने को मिली। उन्हें अपने पिता के संगीत का प्रेम भी मिला, है ना। पिता से संगीत का प्रेम भी मिला, जिसकी प्रकृति पर उन्होंने बाद में बुनियादी शोध किया, रिसर्च किया। रमन की प्रारंभिक शिक्षा जो है, उनकी प्राथमिक जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, विशाखापट्टनम में हुई। उन दिनों आयु की पाबंदी न होने के कारण, एज लिमिट है ना, एज लिमिटेशन न होने के कारण उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, है ना। 11 वर्ष की उम्र में अब क्या होता है, 5th क्लास पास करते हैं, 6 में जाते हैं 11 वर्ष, 10 में 5th पास करते हैं, और 11 में, है ना, 6 क्लास में जाते हैं। और इन्होंने 11 साल में हाई स्कूल, मतलब इन्होंने 10th पास कर लिया। अभी में 10th है ना, तो 10th पास कर लिए। इतनी विलक्षण बुद्धि वाले थे, देखो। 1902 में रमन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और भौतिकी विज्ञान में प्रथम स्थान तथा स्वर्ण पदक के साथ 1904 में बीए पास किया। 1907 में एमए की परीक्षा में वे सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किए गए। एमए की परीक्षा में, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं, तो उनमें इस परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किए गए इनको। रमन का कद छोटा था, जिसने उनके लिए अनेक मुश्किलें खड़े की। रमन का कद छोटा था, तो इससे उनको अनेक प्रॉब्लम हुई, मुश्किलें उनके लिए पैदा हुई। अक्सर उनके शिक्षक पूछते, क्या तुम सच में इस कक्षा के छात्र हो, है ना। महाविद्यालय की पढ़ाई समाप्त होने के बाद रमन को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की सलाह दी गई, परंतु मद्रास में सिविल सर्जन ने जब उनकी जांच की तो उन्हें लगा कि रमन का छोटा कद, है ना, रमन का छोटा शरीर जो है, इंग्लैंड का कड़क मौसम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भारत में रहकर काम करने के लिए रमन सारी जिंदगी उस डॉक्टर के ऋणी रहे, है ना, उनके कर्जदार रहे, क्योंकि उनको भारत छोड़ के नहीं जाना था, है ना। तो इसलिए वो भारत में ही
खोज करने का वो ठाने थे। तो इसलिए उस डॉक्टर का, जिन्होंने ये बताया, तो उनके ऋणी रहे, कर्जदार रहे। रमन ने भौतिक विज्ञान में एमए किया। उन दिनों विज्ञान पढ़ने वालों के लिए बहुत कम नौकरियां थी। अन्य विकल्प खुले न होने के कारण रमन को कलकत्ता में वित्त विभाग में शासकीय नौकरी करनी पड़ी, है ना। शासकीय नौकरी करनी पड़ी वित्त विभाग में। वित्त विभाग में नौकरी करते हुए भी भौतिकी में रमन की रुचि लगातार बनी। वित्त विभाग में उनको नौकरी करते हुए भी उनका जो इंटरेस्ट था वो फिजिक्स में था, है ना। तो भौतिकी में लगातार उनकी रुचि जो है बनी रही। उन्होंने घर में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई, वहीं प्रयोग करने लगे। एक दिन काम से लौटते समय उन्हें एक साइन बोर्ड दिखाई दिया जिस पर इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस लिखा था। कहा जाता है कि रमन चलती ट्राम से कूदकर वहां पहुंचे, जहां उनका स्वागत अमृतलाल सरकार ने किया। इनके पिता महेंद्रलाल सरकार ने भारतीय विज्ञान का प्रसार करने के लिए 1876 में इस संस्था की स्थापना की थी। जो ये संस्था है ना, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इस संस्था की स्थापना जो है 1876 में इस संस्था की स्थापना की थी। अब रमन शाम को अपने दफ्तर से लौटकर वहां की प्रयोगशाला में काम करने लगे। जल्द ही वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक शोध पत्र लिखने लगे, जिनकी ओर विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित हुआ। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति आशुतोष मुखर्जी ने रमन को विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान की तारकनाथ पालित चेयर स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। रमन फूले नहीं समाये। वित्त विभाग के बही खातों से बरी होकर वे अपने प्रिय विषय पर शोध करने के लिए मुक्त थे, है ना। वो मजबूरी में वित्त विभाग में जो है वो नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनका जो रुचि था वो तो भौतिकी विज्ञान में था, है ना। तो में वो अपना शोध कार्य में अपना काम शुरू किए। 1921 में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए रमन विदेश गए। उनकी यह समुद्री यात्रा भौतिक विज्ञान के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। वे समुद्र के गहरे नीले पानी को निहारते रहते। सागर का पानी नीला क्यों दिखता है? क्या पानी आसमान के प्रतिबिंब के कारण नीला दिखता है? क्या कोई और कारण है? रमन को एहसास हुआ कि सागर का नीलापन पानी और सूर्य के प्रकाश के अंतर संबंध के कारण है। सागर का जो नीलापन है वो पानी और सूर्य के प्रकाश के अंतर संबंध के कारण है। इस तरह जब जहाज के अन्य मुसाफिर ताश और बिंगो के खेलों में मस्त थे, है ना। जहाज के जो अन्य मुसाफिर थे जो उनके साथ जा रहे थे वो ताश के और अन्य खेलों में मग्न थे। वहीं पे रमन का जो वहाँ खेलों में मस्त थे, तब रमन वहाँ एक जेबी वर्णक्रम मापी से प्रयोगों में मग्न थे, है ना। जो देखो, जो विलक्षण बुद्धि वाले रहते हैं ना, वो अपना समय जो है वो कहीं भी व्यर्थ नहीं जाने देते। वो जहाज में भी बैठकर अपना काम वो कर रहे थे। और उन्होंने अलग माध्यमों में प्रकाश के प्रकीर्णन पर एक शोध पत्र लिख डाला। भारत लौटने के बाद रमन ने इस विषय पर गंभीरता से शोध शुरू किया। उन्होंने प्रकाश की किरणों को भिन्न भिन्न द्रवों से गुजारा और उनके प्रभाव का अध्ययन किया। अंततः 1928 में उन्होंने सिद्ध किया कि जब किसी एक रंग का प्रकाश किसी द्रव से गुजरता है तो प्रकाश के कण और द्रव के परमाणु एक दूसरे पर क्रिया करते हैं, है ना। जब किसी एक रंग का प्रकाश किसी द्रव से गुजरता है तो प्रकाश के कण और द्रव के परमाणु एक दूसरे पर क्रिया करते हैं और प्रकाश को बिखेर देते हैं। बाहर निकलने वाली प्रकाश किरण का रंग आने वाली किरण से भिन्न होता है। बाहर निकलने वाली यह किरण आने वाली किरण की तुलना में ऊंचे और नीचे दोनों स्तरों की ऊर्जा की ओर मुड़ती है। यही वह सुप्रसिद्ध रमन प्रभाव है जिस पर आगे चलकर रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी खोज से विश्व स्तर पर वैज्ञानिक शोध में तेजी आई। इससे अलग पदार्थों की संरचना के अध्ययन में बहुत मदद मिली।
इस बुनियादी शोध के बाद रमन पर सम्मानों की झड़ी लग गई। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा रॉयल सोसाइटी में की, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने रमन को नाइटहुड के सम्मान से नवाजा। ब्रिटिश सरकार ने 10 दिसंबर 1930 को उन्हें दुनिया के सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना। दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले रमन पहले एशियाई और पहले अश्वेत व्यक्ति थे। पहले एशियाई, एशिया है ना, एशिया महाद्वीप के, और पहले अश्वेत व्यक्ति थे। उनसे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में यह सम्मान मिला था। रमन के बाद उनके भांजे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को लगभग 50 वर्ष बाद 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। सदियों तक विदेशी ताकतों द्वारा शासन किए जाने के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय गौरव से भारतीय वैज्ञानिक समाज का आत्मसम्मान बुलंद हुआ, है ना। सदियों से विदेशी ताकतों द्वारा शासन किए जाने के बाद, है ना, गुलाम रहने के बाद जो है इस अंतर्राष्ट्रीय गौरव से भारतीय वैज्ञानिक समाज का आत्मसम्मान बुलंद हुआ। 1930 में इनको मिला, है ना, जब हमारा जो देश वो गुलाम था, है ना। तो ये जो है एक भारतीय वैज्ञानिक को जिसने सारा शोध भारत में ही रहकर किया, ये भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने सारा रिसर्च जो है वो भारत में रहकर किया, ना कि विदेश जाकर, ना कि अपना जो भी रिसर्च है वो भारत में किए, विदेश में नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिलना सच में बहुत गर्व की बात थी। देश में ही, अपने देश में ही रिसर्च किया और दुनिया का सबसे बड़ा जो नोबेल पुरस्कार है वो उनको मिला। जुलाई 1933 में रमन को टाटा विज्ञान संस्थान, वर्तमान में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, जो वर्तमान में भारतीय विज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाता है, बेंगलोर में, का प्रथम भारतीय निदेशक नियुक्त किया गया। अगले 15 वर्ष रमन ने इस संस्था में गुजारे और इस दौरान उन्होंने यहाँ विश्व स्तर का भौतिक विज्ञान विभाग स्थापित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक वैज्ञानिकों को प्रेरणा और प्रशिक्षण दिया। उन्होंने क्षय किरण विवर्तन, है ना, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन और अपने प्रिय विषय प्रकाश एवं पदार्थ के बीच अंतर संबंधों पर काम शुरू किया। रमन की विज्ञान के प्रचार प्रसार में गहरी रुचि थी। वे एक ओजस्वी वक्ता थे और उन्होंने विज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों पर अनेक भाषण दिए। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के आनंद तथा समाज के उत्थान में उसकी मुख्य भूमिका पर बल दिया। अपने लोकप्रिय व्याख्यानों में वे गुण विषयों को सरल और अत्यंत रोचक रूप में प्रस्तुत करते थे, जिसे वे प्रदर्शन कहते थे। वे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। अपने व्याख्यान में वे अक्सर कोई जीवंत वैज्ञानिक प्रयोग करके दिखाते थे। अपने व्याख्यान में वे जीवंत वैज्ञानिक प्रयोग करके दिखाते थे। उनका व्याख्यान आसमान नीला क्यों होता है आज भी वैज्ञानिक भावना को संप्रेषित करने और उनकी पद्धति की एक अनूठी मिसाल है। रूखे तथ्यों या सूत्रों को रटकर सीखने के विषय के रूप में प्रस्तुत ना करके, है ना, रटने के विषय के रूप में प्रस्तुत ना करके वे विज्ञान को चरणबद्ध प्रश्नों की एक श्रृंखला, एक जो है उसकी कड़ी कहना चाहिए, के रूप में पेश करते थे। इस तरह से वे सुव्यवस्थित तार्किकता के माध्यम से प्रकृति की कार्यप्रणाली को समझाते थे। वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के संस्थापक सदस्य थे। रमन ने वाद्य यंत्रों की ध्वनि विज्ञान पर भी काम किया। अध्यारोपण गतियों के आधार पर धनुष डोर से बजने वाले वाद्य यंत्रों के तिर्यक कंपन, है ना, का सिद्धांत भी उन्होंने विकसित किया। भारतीय ताल वाद्य, तबला और मृदंगम की ध्वनि के समस्वरीय स्वभाव पर शोध करने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। 1943 में उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था त्रावणकोर केमिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग
कंपनी लिमिटेड। 1948 में सेवानिवृत्ति, है ना, 1948 में सेवानिवृत्ति के से पहले रमन ने बेंगलोर में खुद अपने शोध संस्थान रमन शोध संस्थान की स्थापना की, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इस संस्थान की विशेषता यह थी कि उनकी स्थापना के लिए सारी पूंजी व्यक्तिगत दाताओं से आई, है ना। इस संस्थान जो है रमन ने जो स्थापित किया, उसकी विशेषता यह थी कि उसकी स्थापना के लिए सारी पूंजी जो है व्यक्तिगत दाताओं से आई। उन्होंने 1970 तक अपना वैज्ञानिक शोध कार्य जारी रखा। 1970 तक हमेशा की तरह रमन शोध कार्य संस्थान में उन्होंने 2 अक्टूबर 1970 को महात्मा गांधी मेमोरियल व्याख्यान दिया। 2 अक्टूबर 1970 को महात्मा गांधी मेमोरियल व्याख्यान दिया। इसके बाद वे बीमार पड़ गए और 21 नवंबर को उनका देहांत हो गया। 21 नवंबर को उनका देहावसान हो गया। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।